हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन जीएस हब, जहाँ पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के लेकर छुट्टी का दिन और हमारा राष्ट्रीय पर्व, इसी कारण हमारी क्लासें 3 दिन हमने भी छुट्टी रखी। आज 3 दिन के बाद फिर से हमारी मुलाकात हो रही है, जहाँ पर आज हम अपने ज्योग्राफी के अगले टॉपिक समताप रेखाएं, आइसोथर्म लाइन के बारे में चर्चा करेंगे कि आइसोथर्म लाइंस होती क्या है। ओके, और नेक्स्ट वीक मंडे से पूरा एक शेड्यूल में जारी करने वाला हूँ, जिसमें हम 2-2 दिन करके वीक में 3 सब्जेक्ट की क्लासेस लेंगे अब। ओके, तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है समताप रेखाएं, आइसोथर्म लाइन, उसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए आइए शुरू करते हैं। समताप रेखाएं, आइसोथर्म लाइन, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इधर। औसत तापमान को जोड़ने वाली रेखा जो होती है उसी को समताप रेखा कहते हैं, ठीक है। क्या होगा? एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाएगी? समताप रेखा कहलाएगी। क्लियर? आइसोथर्म लाइंस कहलाएगी। समताप रेखा कहलाती है। एवरेज टेम्परेचर को जो कनेक्ट करे वो लाइन आइसोथर्म लाइन कहलाएगी। मान लीजिए ये पृथ्वी और ये एक लाइन मैंने खींच दी है, जो है 12 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ भी टेम्परेचर है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ भी टेम्परेचर है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ भी टेम्परेचर। तो ये जो लाइन होगी, ये कौन सी लाइन होगी? समताप रेखा कहलाएगी, आइसोथर्म्स लाइन, ठीक है। औसत तापमान एवरेज टेम्परेचर को कनेक्ट करने वाली लाइन आइसोथर्म लाइन कहलाती है। औसत तापमान को जोड़ने वाली रेखा समताप रेखा कहलाएगी, ठीक है। इस परिभाषा को नोट कर लीजिए। उसके बाद समताप रेखाओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम हैं वो जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम समताप रेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने जा रहे हैं, ठीक। समताप रेखा मैंने आपको बता दी कि औसत तापमान को जो जोड़ने वाली जो रेखा है, कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, वो समताप रेखाएं कहलाती है, ठीक है। अधिकतर समताप रेखाएं जो है पृथ्वी के अक्षांशों के समानांतर होती है। अधिकतर समताप रेखाएं पृथ्वी के समानांतर, पैरेलल होती है, ठीक है। कैसे होगी समानांतर? मतलब मान लीजिए पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा, ये अक्षांश मैंने आपको बताया था, पढ़ाया। अगर अक्षांश वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले उसे देख लीजिए, ताकि आपको क्लियरिटी के साथ अक्षांश और देशांतर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाए। ऐसे ये अक्षांश, तो इसके समानांतर, ऐसे समानांतर कहते हैं जो 2 रेखाएं ऐसे खींची जाती है, ये एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल। जैसे रेल की पटरियां होती है, जाती है ना दोनों पटरियां एक साथ, कभी मिलती नहीं है, वो समानांतर है, ठीक है। तो अधिकतर समताप रेखाएं पृथ्वी के अक्षांश के समानांतर, लैटिट्यूड के पैरेलल होगी, ठीक है। दूसरा क्या है? समुद्र तट पर जहां समुद्र और धरातल, जो कोस्टल एरिया होता है, समुद्र और धरातल आपस में मिलते हैं, जो कोस्टल एरिया में जहां समुद्र और धरातल आपस में मिलते हैं, समताप रेखाओं की दिशा में क्या होगा? परिवर्तन होगा। समताप रेखाओं की दिशा में क्या होगा? परिवर्तन। ऐसा क्यों होगा? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूं अभी।
कि धरातल की तुलना में समुद्र जो है, पानी जो है वो ज़मीन की तुलना में देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ठीक है, ज़मीन ठंडी हो गई, ज़मीन के जो टच में जो हवा है वो ठंडी हो जाएगी, बाकी धरातल ठंडी हो चुकी है, लेकिन पानी जो है, समुद्र का जो पानी है वो अभी भी गर्म रहता है ज़मीन की तुलना में। तो उसका जो पानी है, पानी गर्म है, तो उससे जो टच हो रही जो एयर है वो भी गर्म है। ठीक है, ये ठंडा है, ये गर्म है, टेम्परेचर इधर से उधर बढ़ चुका है। ठीक है, तो दिशा में क्या होगी, समताप रेखा की जो दिशा होगी वो परिवर्तित हो जाती है। फिर जैसे ही मॉर्निंग होगा तो रात भर धीरे धीरे पानी इधर ठंडी होगी और धरातल पे सूर्य की किरणें पड़ना शुरू होगी। पानी ठंडा हो चुका है, सूर्य की किरण पड़ेगी, धरातल गर्म फिर से हो जाएगा दिन होते होते, और पानी जो है रात भर ठंडा हुआ धीरे धीरे करके, तो फिर दिन भर की धूप लेगा तो धीरे धीरे करके गर्म होगा। समझ पा रहे होंगे आई होप आप। पानी जो है, समुद्र जो है वो ना तो जल्दी पानी गर्म होगा धरातल की तुलना में, ना जल्दी ठंडा होता है। इसी कारण क्या होती है, इसकी दिशा में परिवर्तन आती है, समताप रेखा की डायरेक्शन में परिवर्तन आती है। बिकॉज क्योंकि धरातल और समुद्र के टेम्परेचर जो डाउन और टेम्परेचर बढ़ना, दोनों के टाइमिंग में डिफरेंस है। धरातल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडी होती है, समुद्र जल्दी गर्म लेट गर्म होता है और लेट ठंडी होती है। आई होप कि समझ गए होंगे। तीसरा जो पॉइंट है, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में समताप रेखाएं कहाँ होती है, भूमध्य के करीब होती है। ठीक है, समताप रेखाएं भूमध्य के करीब होती है तथा शीतकाल में ध्रुवों के पास विस्थापित हो जाती है। ये डायग्राम मैंने आपको बनाया है, यहाँ पे देख लीजिए, ये समर और ये विंटर। ये समर में कहाँ जाएगी, भूमध्य समताप रेखा की जो लाइनिंग होती है वो इक्वेटर के पास, और विंटर सीजन में पोल ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। ठीक है, ये डायग्राम भी आप बनाए कीजिए, क्योंकि बिना डायग्राम के ज्योग्राफी क्या है, अधूरा है। डायग्राम के बिना जियोग्राफी अधूरा है, इसलिए जहाँ जहाँ मैं डायग्राम बनाता हूँ आप भी साथ में डायग्राम बनाया कीजिए। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, मार्क्स लेने के लिए, ज्योग्राफी को कंप्लीट करने के लिए। बिना डायग्राम के ज्योग्राफी इनकम्प्लीट है। ओके, तो इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 2-3 पॉइंट और इसमें, उसको फिर मैं नोट करवा देता हूँ, उसको भी उतार लीजिएगा, फिर हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक अभी शुरू करेंगे। समताप रेखाओं से संबंधित हम महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर रहे हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में समुद्रीय विस्तार अधिक है। कभी वर्ल्ड मैप आपने देखा हो या ग्लोब भी देखा होगा, तो उसमें जो देखिएगा, मैंने जो इक्वेटर की लाइन आपको बताई थी, 0 डिग्री का जो हमारा अक्षांश है वो भूमध्य रेखा इक्वेटर, उस इक्वेटर से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ गोलार्ध, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, साउथ गोलार्ध होता है। ठीक है, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि हर एक क्लास आगे आने वाली क्लास से लिंक है। ओके, तो उसमें देखिएगा आप कि दक्षिणी गोलार्ध का जो हिस्सा होता है, दक्षिणी गोलार्ध में आपको समुद्र जो है वो ज़्यादा नज़र आएगा, समुद्री एरिया। मोबाइल में भी आप देखोगे मैप में, उस मैप को भी छोटा करिएगा तो नीचे नीला नीला ज़्यादा नज़र आएगा, वो जो नीला नीला है वो समुद्री एरिया है। और उत्तरी गोलार्ध में धरातलीय यानी ज़मीन ज़्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज़्यादा है, समुद्र ज़्यादा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज़्यादा है, तो उसके कारण क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं अधिक स्थायी होती है। ठीक है, अधिक स्थायी, परमानेंट होती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया पानी ना तो जल्दी गर्म होगा और ना जल्दी ठंडा होगा एज कंपेयर टू धरातल। ओके, वाटर ना तो जल्दी हॉट ना जल्दी कोल्ड एज कंपेयर टू प्लेन। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं अधिक स्थायी, परमानेंट होती है, और उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय विस्तार ज़्यादा होने के कारण, समुद्री विस्तार कम होने के कारण समताप रेखाएं क्या होगी, अस्थायी होती है। ठीक है, समताप रेखाएं अस्थायी होती है। ओके, अगला जो लाइन है,
समुद्र तल पर समताप रेखाओं की दिशा, समुद्र तल पर समताप रेखाओं की दिशा उत्तर दक्षिण होगी। कैसी होगी? उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण हो जाती है, जिसका कारण क्या है? महाद्वीप व महासागर के तापमान में अंतर होना। यहाँ भी वही पॉइंट है। ओवरऑल एक बिंदु में अगर समताप रेखाओं से संबंधित बात की जाए तो ये किससे प्रभावित होगा? टेम्परेचर से। ठीक है, टेम्परेचर के कारण समताप रेखाएं क्या होती है? विस्थापित होती है आगे पीछे। टेम्परेचर डाउन, टेम्परेचर कम तो आगे हो जाएगी, मतलब जहाँ सूर्य किरणें हैं वहाँ पे, जहाँ पे परमानेंट मतलब टेम्परेचर एक समान बना हुआ है वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगी, जहाँ पे टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है वहाँ पे कम स्ट्रॉन्ग मिलेगी। ठीक है, ये ओवरऑल एक पॉइंट में अगर बात की जाए तो टेम्परेचर के कारण ये क्या होती है, इसमें डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको की, अक्षांशों के समानांतर, अक्षांशों के पैरेलल मिलेगी। ओके, उष्मा बजट, हीट बजट, हीट बजट क्या होता है उसको जान लेते हैं। उष्मा का पृथ्वी पर आना व जाना, उष्मा का पृथ्वी पर आना व जाना या सूर्य तप, सूर्य विकिरण, सूर्य की रोशनी, पृथ्वी पर उसका लाभ व हानि का जो विवरण है वो क्या कहलाएगा? उष्मा बजट कहलाएगा। ठीक है, जैसे हमारा आपका बजट होता है जिसमें हम आय भी देखते हैं और व्यय भी देखते हैं, उसी तरह दिन भर जो पृथ्वी को सूर्य की रोशनी मिलती है उसी का आना व जाना यानी उसका लाभ और उसकी हानि का जो विवरण है वो उष्मा बजट, हीट बजट कहलाएगा। ठीक है, उष्मा का आना व जाना क्या कहलाएगा? हीट बजट। तो परिभाषा लिख लीजिएगा आप, उष्मा विकिरण का विवरण क्या कहलाएगा? उष्मा विकिरण का विवरण उष्मा बजट कहलाता है। ठीक है, बजट कहलाता है। उष्मा विकिरण का विवरण उष्मा बजट कहलाएगा। ओके, आगे बात करते हैं। इसी उष्मा बजट के कारण, उष्मा बजट के कारण ही रात में हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल क्या होता है? डाउन नहीं जाता है। ठीक है, ये भी एक रीज़न है जिसके कारण पृथ्वी पर रात में पृथ्वी पर जीना संभव है, क्योंकि तापमान उतना नहीं गिरता, दिन की तुलना में टेम्परेचर उतना डाउन नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि दिन में टेम्परेचर 33 डिग्री हो और रात में टेम्परेचर -5 डिग्री पर आ जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर दिन में 33 डिग्री है तो रात में टेम्परेचर गिरते तो कितना, मोस्टली 29, 30 इतने तक आता है। इतना भी नहीं आता है, 1-2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन होता है। उसका जो कारण है वो उष्मा बजट है। कैसे है, इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये पृथ्वी, ये सन, ठीक है, ये सूर्य की रोशनी, सनलाइट इस पे पड़ती है। पहले भी मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूं आपको, फिर से इधर ध्यान दे दीजिएगा प्लीज, एक बार और समझ लीजिएगा। ये दिन भर सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ी, पृथ्वी ने उसको एब्जॉर्ब करा, अवशोषित करा। रात होगी, जो पृथ्वी की सतह है वो उष्मा को क्या करती है, वापस से अंतरिक्ष की तरफ छोड़ती है इसे, ठीक है, पार्थिव किरणों का डिस्चार्ज करती है पृथ्वी, वापस से सूर्य की किरणों को छोड़ती है धरातल से। ये किरणें वापस ऊपर बढ़ेगी, बट इसमें क्या होता है, जैसे जैसे जा रही है किरणें, टेम्परेचर, यहाँ मान लीजिए बादल है, बादल क्या करेंगे, इनको रोकते हैं रास्ते में।
रोका, उससे टेम्परेचर उतना डाउन नहीं होगा। धीरे धीरे टेम्परेचर, ये पृथ्वी ठंडी हो रही है, वापस सुबह होगी, फिर से इसको रोशनी मिलेगी, फिर पृथ्वी गर्म होगा। ओके, रात में जो टेम्परेचर छोड़ेगी ये सूर्य की किरणों को डिस्चार्ज करेगी, रात में डिस्चार्ज करती है धीरे धीरे, दिन भर ग्रहण, रात में डिस्चार्ज धीरे धीरे, इसी कारण टेम्परेचर उतना गिरता नहीं है। ठीक है, तो कहने वाली जो बात है वो ये है कि पृथ्वी न तो उष्मा का अवशोषण करती है और न ही उत्सर्जन करती है। दिन भर की जो उष्मा, सूर्य की रोशनी, सूर्य की विकिरणें, सूर्य तप, जो भी कह लीजिए, जो उसे मिलती है, रात में उसी को वापस वो अंतरिक्ष में क्या करती है, विमुक्त करती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का नाम आपने सुना होगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, HFC, मीथेन, ये सब सल्फर के जो SF6 है, ये सब क्यों आज हानिकारक क्यों है? इनके जो पार्टिकल, इनके जो कण होते हैं वो इन किरणों क्या करते हैं, मोस्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनको क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जो पृथ्वी की जो पार्थिव किरणें रात में निकलती है वायुमंडल में, ये गैसें, जैसे गाड़ी जली, डीजल जला, उसके कारण CO2 निकलेगा, कोयला जला, उसके कारण CO2 निकलेगा। जब CO2 वायुमंडल में, वातावरण में विमुक्त होता है, तो जब वो वायुमंडल में विमुक्त होगा, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पृथ्वी रात में वापस से जो सूर्य की किरणें हैं उसे डिस्चार्ज करेगी, उसको वो रोक लेता है। रोक के उसके कारण क्या होता है, जैसे पृथ्वी जो पहले जल्दी ठंडी हो जाती थी, वो पृथ्वी आज उतनी जल्दी ठंडी नहीं हो पाती है। उसका मेन जो कारण है, जो वायुमंडल में गैसें हैं, वो इसकी सूर्य से जो किरणें, जो सूर्य से उष्मा मिली थी, उसको जो डिस्चार्ज कर रही है, उसको वापस रोक रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, और डीप हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे जब मैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट की क्लास लूँगा, उसमें बेहतर समझाऊंगा आपको। अभी बस इतना जान लीजिएगा, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें, सूर्य का उस विकिरण का आना व जाना उष्मा बजट कहलाता है, जिसकी डेफिनेशन ये है, इसको आप नोट कर लीजिए। उष्मा विकिरण का विवरण उष्मा बजट कहलाएगा। थैंक यू साथियों, इसी के साथ आज जो हमारा 2 टॉपिक था, समताप रेखाएं, आइसोथर्म्स लाइन और उष्मा बजट, हीट बजट, दोनों समाप्त होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर पिछली क्लासेस, पिछली वीडियो नहीं देखी है आपने अभी तक, प्लीज़ उसे देख लीजिए, क्योंकि हर वीडियो अपनी आगे आने वाली वीडियो से लिंक है और बहुत ही बेस्ट कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। एक बार दिल पर हाथ रख के ज़रूर बोलिएगा, जहां भी आप कहीं पढ़ते हो, अगर ज्योग्राफी ऐसी पढ़ाई जाती हो तो। और मंडे से पूरा एक शेड्यूल मैं शेयर करने वाला हूं, जिसमें हम 3 क्लासेस लेंगे, 2-2 दिन करके, एक एक सब्जेक्ट। अब से 3 सब्जेक्ट मंडे से शुरू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को वही, और क्या कहूँ, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो सपोर्ट को बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने फिंगर को कष्ट दीजिए बस, और जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्लीज़ दबाइए, शेयर के बटन को दबाइए, लाइक कीजिए, ताकि मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।